हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे आरसीईपी ट्रेडिंग ब्लॉक या ट्रेड डील की, जो कि एक्चुअली ग्लोबल हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक माना जा रहा है। और साथ ही साथ जनवरी 1 से ये आरसीईपी की डील, जो 10 साल से लगातार निगोशिएशन में थी, इफेक्ट में आ चुकी है। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? जैसे ही 1 जनवरी स्टार्ट हुआ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको आरसीईपी भी कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक या ट्रेडिंग अग्रीमेंट माना गया है इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, वो ऑपरेशनलाइज हो गया है। आरसीईपी के जो मेन आर्किटेक्ट हैं चाइना, इसकी सक्सेस को उनकी लीडरशिप का एक सिंबल माना जा रहा है। और इस पूरी डील में जो भी ये रीजन है, उसमें जो ट्रेड होगा अब इस मेगा रीजन के अंदर ज्यादा होगा। बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए ट्रेड शायद थोड़ा सा कम हो जाए। इंडिया की क्या पोजीशन रही? इंडिया ने 10 साल तक एक्टिंग नेगोशिएशंस के बाद फाइनली अर्ली 2020 या लेट 2019 में डिसाइड किया कि हम इस आरसीईपी की डील को या ट्रेडिंग ब्लॉक को या ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, को ज्वाइन नहीं करेंगे। कई सारे इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जापान हो या साउथ कोरिया हो, वो आरसीईपी के पार्ट है या नहीं है? वो आरसीई ग्रुपिंग के पार्ट हैं। इसके बावजूद भी इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। जो वर्ल्ड, जहां पर जो नेशंस हैं वो चाहते हैं कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने, इंडिया भी चाहते हैं कि हमारे बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स हो या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, चाहे इजराइल के साथ हो, चाहे यूके के साथ हो, चाहे यूएस के साथ हो, या और भी मल्टीनेशन ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स हो जिसमें मल्टीलैटरल रूल्स हो, जैसे आरसीईपी या टीपीपी, जिसपे हमारा आपने पहले का एक डिटेल लेक्चर देखा होगा। इसके बावजूद भी आरसीईपी से बाहर रहने का इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन इसको देखा जा रहा है। इससे पहले हम इस डिटेल में जाएं कि इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं करने का डिसीजन क्यों लिया और क्या इसका पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के ट्रेड पे। इससे पहले हम समझें डिटेल में कि आरसीईपी एक्चुअली है क्या है ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी एक मेजर ट्रेड डील है जिसमें 15 डिफरेंट नेशंस, और ये सभी साउथ ईस्ट एशिया को बिलोंग करते हैं, ने एंटर किया है एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट में। इसमें 15 में से 10 जो इकोनॉमीज हैं, ये जो एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ग्रुप, जिसमें ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लेओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड एंड वियतनाम है। इसके साथ 5 और नेशंस जिनके साथ एशियन का पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड है। इन 15 कंट्रीज के बीच में ये आरसीईपी की डील फाइनली साइन हुई है। अगर इसके आप साइज देखें तो ऑफिशियली ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक मानी जा रही है। आरसीईपी के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो रफली 30% जो ग्लोबल पॉपुलेशन का है, 2.2 बिलियन पीपल। उसके अलावा जीडीपी स्टैंड पॉइंट से $26.2 ट्रिलियन या वर्ल्ड की जीडीपी का 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आरसीईपी की इकोनॉमीज, या आरसीईपी में जो 15 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो सब मिलके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेडिक्शन ये भी है कि अगर इसी तरीके से इनकी इकोनॉमी बढ़ती गई या जिस तरीके से आरसीईपी को एनवर्साइज किया गया है अनफोल्ड होता गया, तो 2050 तक हो सकता है आरसीईपी का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, या उसका जो हिस्सा है जीडीपी में, वो 30% से बढ़ के 50% तक पहुंच जाए। मैसिव बाय एनी स्केल ऑफ इमेजिनेशन। क्या इसके मेन प्रोविजंस हैं? आरसीईपी का जो मेन प्रोविजन है कि 90% से भी ज्यादा जो मर्चेंडाइज है जो ट्रेड की जाएगी इसके मेंबर कंट्रीज के बीच में, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, दे विल बी सब्जेक्ट टू जीरो टैरिफ। और इस जीरो टैरिफ को अगले 20 साल में धीरे धीरे करके फेज वाइज मैनर में घटाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर आप बात माने तो आरसीईपी के जो मेंबर्स हैं वो 2030 तक इस ट्रेडिंग डील की वजह से, आरसीईपी की वजह से $174 बिलियन की रियल इनकम का बेनिफिट उठा पाएंगे। इसका मतलब यह डील साइन होने के बाद और 1 जनवरी 2020 से लाइव होने के बाद जो ट्रेड है अब उन ट्रेडिंग नेशंस के बीच में ज्यादा होगा बाहर के नेशंस के बजाय। इसका मतलब जो इंट्रा आरसीईपी ट्रेड है जो ऑलरेडी 2019 में 2.3 ट्रिलियन है, वो ऐसा लगता है कि 2% बढ़ के धीरे धीरे 42 बिलियन का एडिशनल
ट्रेडिंग अपने आप में करने लग जाएगा। और जब 42 बिलियन या 2% का एडिशनल ट्रेड अब इस ब्लॉक के अंदर होगा तो 42 बिलियन का नुकसान ऐसे कंट्रीज को होगा जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है, फिर चाहे इंडिया हो, यूएस हो, कनाडा हो या बाहर के और बहुत सारी कंट्रीज इसमें हो सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से मेन एरियाज हैं जो ये आरसीईपी की ट्रेडिंग डील कवर करती है? जो डील है बहुत एक्सटेंसिव है, 16 डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें जो कन्वेंशनल आइटम्स हैं उन पे टैरिफ रिडक्शन जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, कस्टम्स एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन, या न्यूअर आइटम्स जैसे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड ई कॉमर्स। इंटरेस्टिंगली डील कुछ एरियाज को कवर नहीं करती है, खासतौर से इसको चाइना की इंसिस्टेंस या उसका डोमिनेशन के तौर पे देखा जाता है। जैसे डील लेबर राइट्स को कवर नहीं करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को कवर नहीं करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज को कवर नहीं करती है, जो हमेशा से किसी भी मेजर ग्लोबल डील का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा इस डील को लेकर और भी कंसर्न्स हैं कि इसमें रिलेटिवली जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लॉज हैं या प्रोटेक्शन है काफी रिलैक्स देखे जा रहे हैं। ये जो टैरिफ्स अगले 20 साल में घटा के 90% मर्चेंडाइज पे जीरो कर दिए जाएंगे, लोअर टैरिफ आरसीईपी रीजन या इस मेगा रीजन या कंट्रीज के बीच में ये जो ट्रेड होगा नॉन मेंबर्स उससे अब रीडायरेक्ट करने लग जाएगा इसके मेंबर्स की तरफ। और ये ट्रेड डाइवर्जन 25 टू 42 बिलियन के बीच में एस्टिमेट किया गया है। कैसे रहे डिस्कशंस, क्या इंडिया की थॉट प्रोसेस रही? पिछले 3 साल में जब नेगोशिएशंस हुए, इंडिया ने बहुत एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया और इंडिया ने अपनी जो पोजीशन रही कि हम फ्लैट 90% टैरिफ रिडक्शन नहीं कर सकते, हम एक डिफरेंशियल रेट ऑफ टैरिफ रिडक्शन को एग्री कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग हमारा ऑफर होगा। इस सिनेरियो में इंडिया ने ऑफर किया कि सारे गुड्स पे सभी नेशंस के लिए हम 74 से 86% तक टैरिफ्स को कट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें कंट्रीज के बीच में डिफरेंशिएट करना होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उनको हम उतना टैरिफ रिडक्शन ऑफर नहीं कर पाएंगे जितना हम पुअरर, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ऑफर कर सकते हैं। इंडिया का कहना है कि जो एशियन ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसको अगर आप लेओस, कंबोडिया, ब्रुनेई इनसे कंपेयर करने लग जाएं तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया काफी डेवलप्ड या एडवांस्ड माने जा सकते हैं। लेओस, कंबोडिया, ब्रुनेई अभी भी काफी बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है। तो लेओस, कंबोडिया, ब्रुनेई को तो हम ज्यादा टैरिफ रिडक्शन ऑफर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या रिलेटिवली एडवांस्ड कंट्रीज हैं जैसे चाइना या फिर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनको हम सेम लेवल ऑफ टैरिफ रिडक्शन ऑफर नहीं कर सकते। चाइना ने कहा कि अगर इंडिया को इस डील का हिस्सा बनना है तो उसे अपने टैरिफ्स को 90% जो हमारी गुड्स एंड मर्चेंडाइज हैं उन पे खत्म करना होगा। गवर्नमेंट ने इस सजेशन को मानने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 90% मर्चेंडाइज पे नहीं कर पाएंगे, 75% जो आइटम्स हैं उस पे हम ऑफर ये कर पाएंगे। इसके साथ इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस जैसे न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा कि इंडिया को 92% जो गुड्स हैं उन पे टैरिफ को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जापान और साउथ कोरिया इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स की इंडिया से डिमांड की। अल्टीमेटली इंडिया ने इस सब चीज को बहुत सेंसिटिव तरीके से स्क्रूटनाइज किया और यह भी कहा जाता है कि जो हमारा लोकल कंज्यूमर मार्केट है, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उन सब से कंसल्ट करने के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि कुछ एरियाज, चाहे वो एग्रीकल्चरल आइटम्स हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो और सर्विसेज हो, इन पे हम कोई टैरिफ रिडक्शन सिग्निफिकेंटली आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली इन मिक्स ऑफ थिंग्स द डील डिड नॉट फेल थ्रू फॉर इंडिया और इंडिया ने अर्ली 2020 में डिसाइड किया कि आरसीईपी का हम हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों इंडिया ने एक्चुअली इस डिसीजन पे फाइनली अराइव किया? जो नेगोशिएशंस थी कब से स्टार्ट हुई? नवंबर 2012 और शुरुआत से ही आरसीईपी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, चाहे इंडिया हो, चाइना हो या पूरा एशिया पैसिफिक रीजन हो, इसमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे इसको मार्केट किया गया। इसमें वर्ल्ड की या इस पूरे रीजन की जो बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं या फिर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो पावरफुल इकोनॉमीज हैं, ट्रेडिंग अग्रीमेंट के रूप में पहली बार सबको एक साथ लाने की कोशिश की गई और एक सिंगुलर अपॉर्चुनिटी टू एनहांस आवर एक्सपोर्ट्स टू द रीजन के रूप में इंडिया भी इसको स्क्रूटनाइज करने लग गया। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनको इस बात का भी डर था कि अगर हम इसका पार्ट बन जाएंगे
और 90% से ज्यादा गुड्स पे अगर मर्चेंडाइज पे हम टैरिफ रिडक्शन अलाउ कर देंगे तो हो सकता है हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हों जैसे चाइना, उनकी जो चाइनीज गुड हो वो इंडियन मार्केट्स को फ्लड करना शुरू कर दें। एक तो कंपटीशन होगा चाइना से, और दूसरा इकोनॉमिक राइवलरी के अलावा पॉलिटिकल राइवलरी या मिलिट्री राइवलरी भी चाइना के साथ अलग से चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों में हो सकता है इंडिया को नुकसान उठाना पड़ जाए। इंडिया इस बात के लिए भी श्योर नहीं था कि जो हमको कंसेशन चाहिए थे सर्विसेज में, क्योंकि इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब मर्चेंडाइज गुड्स पे या मैन्युफैक्चरिंग पे आप 90% पे टैरिफ रिडक्शन आप इंश्योर कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर में भी हमें, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ है, वो इसी टाइप के बेनिफिट्स दिए जाएं। लेकिन जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं, खासतौर से चाइना, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि जो बाकी नेशंस हैं उनको अपनी सर्विस इंडस्ट्रीज को ओपन अप करना चाहिए इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों, लॉयर्स हों, अकाउंटेंट्स हों, इसके अलावा जो हमारे लेबर्स हों। लेकिन उन कंट्रीज ने उस लेवल ऑफ टैरिफ रिडक्शन या ओपनिंग के लिए इंडिया की डिमांड्स को अग्री करने से मना कर दिया। फाइनली जो निगोशिएशन से टॉक्स थे फाइनल स्टेज पहुंचे, गवर्नमेंट ने एक टाइम पे पब्लिक सपोर्ट जुटाना भी शुरू कर दिया कि हम भी इस डील को साइन करेंगे। लेकिन एकदम से नवंबर 2019 अर्ली 2020 में गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली इस डील्स को छोड़ने का, इससे बाहर निकलने का डिसीजन अनाउंस कर दिया। एंड अल्टीमेटली इस डील का पार्ट आज की तारीख में इंडिया नहीं है। इस डिसीजन के कि इंडिया आरसीईपी का पार्ट नहीं होगा, किस टाइप के रिएक्शंस देखे गए, क्या बेसिकली इसके फॉलोआउट हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन है, पब्लिक पे एक बार सपोर्ट उसको करने लग गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे हमारे फार्मर्स हैं, उन्होंने इस डील को वेहेमेंटली अपोज किया, इस बात के डर को लेके कि इसकी वजह से चाइना की अनकंट्रोल्ड डंपिंग प्रोडक्ट्स की इंडिया में शुरू हो जाएगी। हमारे फार्मर्स को उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, चाहे फार्मर ग्रुप्स हो, सिविल सोसाइटी हो, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, उसके भी एक लार्ज सेगमेंट ने इंडिया को वार्न किया, हमारे पॉलिसी मेकर्स को वार्न किया कि इंडिया अभी आज की तारीख में इस डील के लिए रेडी नहीं है। डेयरी सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा जिसने इस आरसीईपी की मेंबरशिप को अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर हम आरसीईपी का पार्ट बन जाते हैं तो इंटरनेशनल डेयरी हेवीवेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है, चाहे वो चीज हो, बटर हो, क्रीम हो, इन सबको धीरे धीरे कॉर्नर कर लेगा। और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हैं, उन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स की वजह से। लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये इस इश्यू पे डिवाइड हुई। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने इस डील को अपोज किया क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है। अभी अगर हम इस डील को साइन करेंगे और अपनी इंडस्ट्री को या अपनी कंट्री को, अपने मार्केट को ओपन अप कर देंगे बाहर के इंपोर्ट्स के लिए, तो हमारी जो नेसेंट इंडस्ट्री अभी जिस टेक ऑफ करना शुरू कर रही है, वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। वहीं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने कहा कि इंडिया एक्चुअली तैयार है कॉम्पीट करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, हैवी मशीनरी हो, टेक्सटाइल्स हो, सर्विस सेक्टर्स हो, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ मेकिंग सब्सटेंशियल गेन्स इफ वी एंटर आरसीईपी। इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, आज का व्यू पॉइंट क्या है। इंडिया का जो रीजनल और ग्लोबल ट्रेड एम्बिशंस हैं, ऐसा माना जाता है खासतौर से इंडिया के एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील का पार्ट ना बनने की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो डैमेज असेसमेंट है, उसके हिसाब से जो पोटेंशियल डैमेज है आज की डेट में इस स्टेज पे काफी कम दिखाई देता है। जो सेंटर फॉर एडवांस ट्रेड रिसर्च है, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इसका पार्ट बन जाता तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो पहले से नेगेटिव है, उस पर क्या फर्क पड़ता, और ज्यादा नेगेटिव हो जाता, और ज्यादा वर्स हो जाता। इसका यह भी एस्टिमेट है कि अगर इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन कर ले तो पोस्ट आरसीईपी में जो इंडिया के एनुअल इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट मतलब हम दूसरों से खरीद रहे हैं, वो $30 बिलियन से बढ़ जाते, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हम दूसरों को बेच रहे हैं, वो सिर्फ $5.5 बिलियन से ही बढ़ते। मतलब टोटल $25 बिलियन का एडिशनल ट्रेड डेफिसिट हमको इनकर करना पड़ता। ब्लॉक हो सकता है रफली 42 बिलियन वर्थ जो ट्रेड है, उसको अब अपने अंदर इनवर्ड डाइवर्ट कर दे, इंडिया को उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTD जिसको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि इंडिया के ट्रेड या एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो ओवरऑल
इंपैक्ट होगा वो सिर्फ $0.9 बिलियन के आसपास हो सकता है। इसके अलावा यह भी सजेशन है कि इंडिया सिर्फ अपना जो करंट एक्सपोर्ट्स है उसका 2% ही लूज करेगा आरसीईपी का पार्ट नहीं बनके। तो दोस्तों, ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स और सारी चीजों को देखते हुए जिस जंक्चर पे आज इंडिया है, ऐसा लगता है आरसीईपी को ज्वाइन करना या नहीं ज्वाइन करना, मुझे लगता है एक क्लेवर डिसीजन माना जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम टीपीपी का हिस्सा नहीं बन पाए, आरसीईपी का हिस्सा नहीं बन पाए, गवर्नमेंट अब लगातार कोशिश में है कि हम मल्टीलैटरल या बायलैटरल जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हो, उनको तेजी से कंक्लूड करें। बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं, एफटीएस हैं, चाहे वो यूके के साथ हो, यूएस के साथ हो, फ्रांस के साथ हो, लंबे टाइम से निगोशिएशन स्टेजेस पे हैं, लेकिन उसको हम क्लोज आउट नहीं कर पा रहे हैं, पेंडिंग है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड हो सकता है नेगेटिवली इंपैक्ट होना शुरू हो जाए। एक वेल थॉट आउट डिसीजन रहा, हो सकता है फ्यूचर में जब हमारी इंडस्ट्रीज इस लायक हो जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हमारा डेयरी सेक्टर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जब उनको लगे कि अब हम कॉम्पीट कर सकते हैं अगेंस्ट कंट्रीज लाइक चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा, तब शायद एक ज्यादा मैच्योर, ज्यादा अप्रोप्रिएट टाइम हो ऐसी मेगा ट्रेड डील्स में एंटर करने का। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।